नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ। जागरूक भारत के मंच पे आपका स्वागत है। और जैसे हमारे पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था एक ज्वलंत मुद्दे पर, बैंकिंग सिस्टम के जो रिकवरी प्रोसेस के ऊपर हमने सारे नियमों के विवरणी नियमों के विषय में चर्चा किया था। उसके ऊपर जो भी आपके अधिकार हैं, देशवासियों की जनता का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, हक के बारे में हमने सब कुछ बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम और एक जो सिक्योर लोन्स जो लोन्स के रिकवरी प्रोसेस में सिक्योर लोन का रिकवरी प्रोसेस कैसे किस नियम के आधार पे तय है, किस नियम के आधार पे उसको फॉलो किया जाता है, उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोन में दो तरह का लोन होता है। एक सिक्योर लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर लोन में आपका कोई संपत्ति या कोई जो आपका धन है, जैसे घर हुआ, गाड़ी हुआ, सोना हुआ या और कोई ज़मीन हुआ या कमर्शियल प्रॉपर्टी हुआ, उसको बंधक रख के हम लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन में हमारे इनकम डॉक्यूमेंट्स को देख के और हमारे क्रेडिबिलिटी और सिविल स्कोर को देख के, रिपेमेंट हिस्ट्री को देख के बैंक या वित्तीय संस्थाएं भी लोन की सेवा प्रदान करती हैं, तो इसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। लेकिन सिक्योर्ड लोन का रिकवरी कब लागू होता है? जब आपका लोन अमाउंट अनसिक्योर्ड में 20 लाख से ऊपर हो या 20 लाख या 20 लाख से ऊपर हो, और सिक्योर्ड लोन में एटलीस्ट 10 लाख रुपया से ऊपर कोई भी लोन हो, तो उसमें जो रिकवरी प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसमें सरफेसी एक्ट 2002 के नियमावली जो बनाया है देश का कानून के अनुसार, अभी उसमें उस नियमों को फॉलो करके रिकवरी प्रोसेस किया जाता है। ये जो सरफेसी एक्ट 2002 बना, ये एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? एसेट रिकवरी एक्ट जो 1993 को अमेंडमेंट करके ये सरफेसी एक्ट बनाया गया, जिसे हम कहते हैं सिक्योर्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। ये एक्ट बना। ये एक्ट के अनुसार सारे जो ऋण है जिसमें सिक्योरिटी रहता है, उस पे ये एक्ट के अनुसार बैंक या वित्तीय संस्थाएं अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकती हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके तहत वो अपना रिकवरी प्रोसेस कर सकती हैं। तो पहले जानिए कि जब आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस होता है, इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं पाते हैं, कोई भी कारण से आपने लोन लिया है, घर का लोन हो, गाड़ी का लोन हो, या कोई संपत्ति बंधक रख के जो आपने ऋण लिया है उसका अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाने के बाद या 4 इंस्टॉलमेंट तक बैंक उसे या वित्तीय संस्थाएं उसे एनपीए डिक्लेयर कर देती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है। वो 4 ईएमआई या 3 ईएमआई के बाद आपको आपका प्रॉपर्टी लोन का या जो भी सिक्योर लोन का अगर ईएमआई उनके पास नहीं पहुंचता है तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर सकती हैं, प्रोविजंस में डाल सकती हैं, डाउटफुल डेट में डाल सकती हैं, सीसीओडी वगैरह के केस में एसएमए डिक्लेयर कर सकते हैं। एसएमए बोलते हैं स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। और उसके तहत फिर वो आगे सरफेसी एक्ट 2002 के जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को के तहत रिकवरी प्रोसेस चालू करती हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, सरफेसी एक्ट 2002 के जो नियमावली हैं उसमें एक चीज़ आप जान लीजिए, ये बैंकों को अधिकार दे दिया गया है, वित्तीय संस्थाओं को अधिकार दे दिया गया है इस एक्ट के तहत कि वो कार्रवाई कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और डीआरटी। मतलब डीआरटी या कोर्ट में नहीं जाके बैंक के पास वो अधिकार मौजूद है कि वो खुद से ये सिक्योरिटी एनफोर्समेंट इंटरेस्ट को जो क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में जिसे साइन किया गया है क्या आपने कि अगर मैं जो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाऊँ या ये लोन को चुका ना पाऊँ, तो आपके ऊपर इस सिक्योरिटी एनफोर्समेंट इंटरेस्ट क्लॉज के जरिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के जरिए और सरफेसी एक्ट के जरिए आपका संपत्ति को क्लेम करने के लिए, पोजेस करने के लिए या उसके ऊपर बैंक का अधिकार स्थापित करने के लिए वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं कार्रवाई के, ये बहुत क्रिस्प में है। पहले तो वो आपको जब आपका इंस्टॉलमेंट 3 बाउंस हो जाता है, नहीं पहुंचता है उनके पास, या 4 ईएमआई नहीं पहुंचता है, तो आप उसको वो एनपीए डिक्लेयर करते हैं। एनपीए डिक्लेयर करने के बाद वो आपको डिमांड नोटिस देंगे या एलआरएन देंगे। एलआरएन को लोन रिकॉल नोटिस बोला जाता है, या फिर उसका अल्टरनेटिव लैंग्वेज में उसको
डिमांड नोटिस कहा जाता है। तो उस डिमांड नोटिस या LRN के तहत आपको 7 दिन का समय देंगे कि आप जो भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो आप पूरा चुका दीजिए और अपने प्रॉपर्टी पेपर्स या जो भी संपत्ति के पेपर्स हो या गाड़ी का NOC हो आप ले जाइए। उसके बाद अगर 7 दिन के अंदर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो फिर आपको 13(2) के तहत नोटिस करते हैं कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, आपने इतना लोन लिया था, इतना आउटस्टैंडिंग है और आपका ये प्रॉपर्टी हमारे पास कब्जे में है, मैं सॉरी कब्जे बोल रहा हूँ, ये आपका सिक्योरिटी में है और जिसके ऊपर हम आपको 60 दिन का समय देते हैं कि या 30 दिन का समय देते हैं, लगभग 60 दिन का समय दिया जाने का प्रावधान है कि आप इसको चुकाइए और अपना जो ये हमारे पास जो सिक्योरिटी रखा गया है आपका संपत्ति, इसको आप ले लीजिए। और 60 दिन के अंदर अगर भी वो आप चुका नहीं पाते हैं फिर वो आपको एक नोटिफाई करते हैं कि हम 13(4) का कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 13(4) के तहत वो क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज एफिडेविट फाइल करते हैं। उस एरिया के जो भी ऑथराइज्ड मजिस्ट्रेट है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, उनके पास एक जो बैंक का या वित्तीय संस्था का वकील है या ऑथराइज्ड ऑफिसर है, वो क्या करता है ना, एक 13(4) डिस्चार्ज एफिडेविट फाइल करता है जिसमें आपका लोन का डिटेल्स, कितना लोन लिया था, अभी आउटस्टैंडिंग क्या है, उन्होंने जो पेपर में निकाला है इसके बारे में जो पेपर कटिंग उसका कॉपी, ये सारा, और आपका लोन नहीं चुका पाना, ये सारा का डिटेल जानकारी उस एफिडेविट में फाइल करते हैं और कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 13(4) फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूटिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी। एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्लॉज है आपने साइन किया है उसी के तहत वो ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया, और उसके बाद जब DM उस पर साइन करते हैं या जो मजिस्ट्रेट है साइन करते हैं तो उसके बाद आपका पोजीशन प्रक्रिया चालू होता है, आपको नोटिफाई किया जाता है इस दिन आपका पोजीशन होगा और वो फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्स का भी यूज़ किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए फोर्स का सहायता वो ले सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सरफेसी एक्ट, ये एक्ट में लिखा हुआ है। इसके तहत तो कार्रवाई करते हैं, फिर आपके प्रॉपर्टी को सील करते हैं या फिर उसको ऑक्शन कर देते हैं और या ऑक्शन कर देते हैं और अपना जो कर्जा जो बाकी है वो बैंक वसूलता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक आजकल और थोड़ा सा मॉडिफाई है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं बैंक के या वकील होते हैं वित्तीय संस्था के, वो DRT और कोर्ट में नहीं जाके वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑक्शन का भी प्रोसेस कर रहे हैं। हालांकि आपका प्रॉपर्टी अभी फिजिकली पोजेस नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कई बार देखा गया है कि वो ऑक्शन हो चुका है और वो ऑक्शन के बाद आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपका ऑक्शन हो गया है और फिर उसके बाद फिर वो DM के पास एफिडेविट फाइल करके सेक्शन 13(4) का फाइनल पोजेशन ऑर्डर निकालते हैं और फिर फिजिकली पोजेस करते हैं। तो ये संक्षिप्त में एक विवरणी था, ये प्रोसीजर था जो सरफेसी एक्ट में फॉलो किया जाता है। लेकिन इसमें बोरोयर का भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पाया है, जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 32 क्लॉज 3A। 13(2) के बाद जो नोटिस रिसीव होता है जो बोरोयर को, अगर बोरोयर का कोई प्रश्न है, डाउट है, कोई संशय है मन में, उसके कुछ सवाल है, तो बोरोयर भी एक अपना वो संशय प्रश्न जो है, जो उसका जिसका वो सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक उत्तर चाहते हैं, वो लेटर भेज सकते हैं बैंक को या वित्तीय संस्था को, जिसके लिए वित्तीय संस्था 3A क्लॉज के अंदर बाउंड है आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई करने के लिए। अगर वो 15 दिन में रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर भी आपको लिखित में उसका कारण बताने के लिए बाध्य है। या तो फिर आपका प्रश्नों का उत्तर लिखित तौर पे आना चाहिए, या अगर प्रश्न का उत्तर लिखित तौर पे नहीं आ रहा है तो उसका कारण लिखित तौर पे आना चाहिए कि इसीलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। और ये कारण नहीं बता के या लिखित में उत्तर नहीं देके अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्था का वकील हो या लॉयर हो या ऑथराइज्ड ऑफिसर हो, वो मजिस्ट्रेट के पास जाके 13(4) फाइल करता है और उस 13(4) के एफिडेविट में आपके प्रश्न का प्रतिलिपि नहीं दिया गया है और उस केस में अगर पोजीशन ऑर्डर इशूड हो रहा है तो ये एक एक्स पार्टी ऑर्डर माना जाएगा। या एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को नहीं सुन के, एक पक्ष का बात को केवल सुन के दूसरे पक्ष के बात को अनसुनी करके
एक्स पार्टी ऑर्डर के तहत एक पोजीशन ऑर्डर दे दिया है, जिसको अब कानूनी तौर पे चैलेंज कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, डीएम के पास अपना ग्रीवांस लेके जा सकते हैं। हालांकि आपको ये करना चाहिए कि अगर आपने ऐसा कोई नोटिस भेजा है, कोई प्रश्न पूछा है जिसका बैंक लिखित में या वित्तीय संस्था लिखित में जवाब नहीं दे रहा है, या उसका नहीं देने का कारण भी लिखित में नहीं दे रहा है, तो आप मजिस्ट्रेट को उसके बारे में जानकारी दीजिए और मजिस्ट्रेट से हेल्प मांगिए कि सर ये मुझे उत्तर नहीं मिला है, और जब तक ये उत्तर नहीं मिलेगा या ये प्रश्न के बारे में भी आपको नहीं बताया गया है और इसमें मेरा पक्ष को सुना नहीं गया है, तब तक कृपा करके आप दोनों पक्ष को सुन के ऑर्डर इशू करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए पहले से, ये आपको हेल्प करेगा, आपके लिए सहायक बनेगा कि आपको सुनवाई हो और आपका पक्ष भी सुना जाए। अगर आपका उत्तर जो आपने प्रश्न पूछा है, जो उत्तर अगर आपका नहीं आ रहा है 15 दिन के अंदर या मैक्सिमम 28 दिन के अंदर, तब आप सिविल कोर्ट में डायरेक्टली भी फाइल कर सकते हैं पिटीशन, मतलब आपका कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में कि मेरा प्रश्न का उत्तर दिए बिना 13(2) के सरफेसी एक्ट के नियमों को अनदेखा करते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3A ऑफ 13(2) क्लॉज 3A ऑफ सेक्शन 13(2) एज पर द सरफेसी एक्ट। या फिर आप डीआरटी में भी आपका जो भी, जैसे मान लीजिए कभी कभी देखा गया है कि बिडिंग प्रोसीजर होता है, तो बिडिंग प्रोसीजर में 3 पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 3 बिडर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बैंक क्या करते हैं, हड़बड़ी में एक ही बिडर को प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, ई ऑक्शन कर देते हैं, तो उसमें बिडिंग प्रोसीजर के जो भी नियमावली है, जो भी रूल्स है, वो फॉलो नहीं होते हैं। तो उसमें आप आरटीआई करके बैंक से या वित्तीय संस्था से आपका बिडिंग इंफॉर्मेशन मांगिए और देखिए उसमें 3 पार्टिसिपेशन है कि नहीं, और बेस्ट प्राइस को चूज किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर चूज नहीं किया गया है और ये प्रोसीजर्स को एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ नहीं फॉलो किया गया है, तो आप डीआरटी में भी चैलेंज कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं कि सर ये जो ऑक्शन हुआ है उसको आप कैंसिलेशन करिए, क्योंकि इसमें बिडिंग प्रोसेस राइट वे में फॉलो नहीं हुआ है, और फिर री ऑक्शन के लिए आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने का प्रेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे लीगल प्रावधान बोरोअर के पास है जो बोरोअर को जानना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप परेशान मत होइए, पहले सारे नियमों को पढ़िए, सरफेसी एक्ट को डाउनलोड करिए, पढ़िए क्या क्या प्रोविजंस है, आपके क्या राइट्स हैं, उसको जानिए और उसको सटीक तरीके से उपयोग करिए, सो दैट ये समस्या का सामना आप कर सकते हैं और समाधान का रास्ता भी निकल सकता है। अगर डिटेल्स में आपको और भी जानकारी चाहिए, डिटेल जानकारी, तो आप जागरूक भारत के साथ आप संपर्क बना सकते हैं। हमारे साथ संपर्क बना के आपका कोई भी तकलीफ हो रहा है, इसके ये जो प्रावधान है सरफेसी एक्ट के, आपको समझ नहीं आ रहा है, या इसमें आपको कैसे सहायता और मिल सकता है, लीगल एड कैसे मिल सकता है, उसके बारे में हमसे संपर्क करिए, जानकारी लीजिए। तो पहले में जो हमने डिस्कस किया था, जो रिकवरी प्रोसेस होता है, गाइडलाइंस जो आरबीआई ने जारी किए हैं, और आज हमने थोड़ा बहुत सरफेसी एक्ट और सिक्योर्ड लोन के बारे में जानकारी दिया। और इसके उपरांत हम आगे भी बात करेंगे कि ये जो कानूनी प्रावधान है ये ज़मीनी स्तर पर कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या इसके अंदर भी बहुत सारे कमजोरियां हैं, फ्लॉज हैं, जिसको शायद हम अनदेखा कर रहे हैं, और जिसके बारे में जो हमें राइट एक्शन लेना चाहिए वो एक जागरूक नागरिक भारत देश का होते हुए हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसके ऊपर और चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। भारत वर्ष की जय। जय जगन्नाथ। जय हिंद।